होगी स्टार्ट। असर्शन रीजन चल रहे हैं, ठीक है, डायनेमिक्स चैप्टर है, लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन, ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हुए थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड स्टार्ट करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट देखो कि कह रहे हैं, सेम फोर्स अप्लाइड फॉर द सेम टाइम। इसका मीनिंग फोर्स भी सेम है, टाइम भी सेम है, कॉजेज सेम चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, फॉर डिफरेंट बॉडीज़। तो चेक करें स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, पर यहाँ पे क्या एम ए लगेगा, कोई और फॉर्मूला, डेल्टा पी बाई, अच्छा डी पी बाई डी टी भी लगा सकते हैं, बट डी पी बाई डी टी स्मॉल चेंज होता है, मेजरेबल नहीं होता, वो डिफरेंशिएशन से इंस्टेंटेनियस निकलता है। तो डेल्टा पी क्या आ गया, एफ इंटू। तो अगर आपने कभी होमवर्क करना है ना, अपना सॉल्व करना है, तो आपने सीधा करेक्ट फॉल्स वो नहीं लिखने होते, आपने जस्टिफाई करना होता आंसर। अगर फोर्स सेम कह रही है और टाइम टेकन भी सेम है, प्रोडक्ट सेम होगा डिफरेंट होगा, दोनों बॉडीज़ के लिए फोर्स भी सेम है, टाइम टेकन भी क्या है सेम। तो अगर ये दोनों क्वांटिटी सेम है दोनों बॉडीज़ के लिए, चाहे कोई हैवी है चाहे कोई लाइटर है, क्या इस इक्वेशन में मास आ रहा है, नहीं आ रहा ना। तो इसका मीनिंग दोनों बॉडी फोर्स भी सेम है, टाइम टेकन भी सेम है, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, सेम। तो स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा अगर डेल्टा पी को लिख दें एम डेल्टा वी, क्या लिख दें, अब इस सब में क्या आया, मास आ गया। अगर मास चेंज होगा, ये सेम है ये सेम है, मास चेंज होगा तो वेलोसिटी भी चेंज भी क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। अगर मास डिफरेंट होगा देन चेंज इन वेलोसिटी भी क्या आएगा, डिफरेंट। एग्जांपल, मैंने इस चौक पे फोर्स लगाई इतनी, ठीक है, ऐसे करूँ मैं तो चौक बहुत दूर जा गिरेगी, इसका मोमेंटम चेंज हाई है। उतनी फोर्स मैं इस डस्टर पे लगाऊँ तो डस्टर थोड़ा सा मूव करता है, दिस मीन्स दैट मोर द मास लेसर चेंज इन वेलोसिटी, लेसर द मास मोर चेंज इन वेलोसिटी। तो पेपर में हो सकता है कि क्वेश्चन सिर्फ ये ना पूछे सेम चेंज इन मोमेंटम, आता है सेम फोर्स अप्लाइड फॉर द सेम टाइम कॉजेज डिफरेंट चेंज इन वेलोसिटी, कॉजेज डिफरेंट। ये ठीक है, क्यों, मास अलग अलग है। बट अगर मास भी सेम हो, बॉडी दोनों आइडेंटिकल, दोनों चौक का साइज इतना ही हो, फोर्स भी सेम लगाएं, टाइम टेकन भी सेम है, मास भी सेम है, तो वेलोसिटी चेंज भी क्या आएगा, सेम। तो दिस इज बेसिकली एक कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मूला सभी ने याद करना है, फॉर्मूले को हैंडल करके आउटपुट कैसे निकालनी है वो प्रैक्टिस से आएगी। ये मैंने फर्स्ट टाइम आपको ये चीज़ करके बताई है, बट अगर आप बुक सॉल्व करोगे, क्वेश्चन करोगे, हर क्वेश्चन डिफरेंट मिलेगा आपको। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतने ज़्यादा नंबर होंगे साइंसेज में, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, चाहे मैथमेटिक्स, ठीक है। पढ़ने से, नोट्स पढ़ने से हमें कभी साइंसेज नहीं आनी। आपको जितने मर्जी नोट्स मिल जाएँ, आप उनको लर्न कर लो, उनमें से पेपर आए, ऐसा नहीं होना। अनसीन काइंड ऑफ पेपर आता है आपको, इवन पेपर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी नहीं फ्रेम्ड मिलेंगे बुक्स में, ठीक है। लॉजिक आपने लगाना हो, ठीक है। रीजन कहते हैं टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरेक्टेड बॉडी इज कंजर्व्ड। टोटल मोमेंटम आइसोलेटेड बॉडी का मतलब क्या है, ये डस्टर पड़ा हुआ है, उसके चौक रखी हुई है, डस्टर और चौक एक सिस्टम है। अगर इस डस्टर और चौक को मैं ऐसे रख दूं, इसके ऊपर नेट फोर्स कितनी लग रही है सिस्टम के ऊपर, क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है नेट, तो ये सिस्टम अभी क्या है, आइसोलेटेड। अगर मैं इसको ऐसे पुश कर दूं तो ये सिस्टम आइसोलेटेड, जब तक ये आइसोलेटेड है तो पूरे सिस्टम का मोमेंटम क्या है, ज़ीरो है ना, मीन्स कांस्टेंट है कि नहीं है। अगर ये पूरा सिस्टम यूनिफॉर्म मोशन से आगे जा रहा है, अभी भी इसका मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट, कंजर्व्ड है कि नहीं। अगर इसको मैं अचानक से जर्क लगा दूं, पुश कर दूं, पुल कर दूं, तो मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा। बट वो कब होता है, जब सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाती है। यहाँ पे वर्ड आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मीनिंग क्या होता है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स। अपनी कॉपी पे लिख लो, याद रहना चाहिए आपको। कहीं पे भी आप अगर आइसोलेटेड सिस्टम देखते हो तो कौन है, नो नेट एक्सटर्नल फोर्स, लिख लो। बेटे वेंसडे तक आपने सबमिट करना होमवर्क सारा, ठीक है, तो कंप्लीट करो अपना। अच्छा वाटर बॉटल होती है, उसको बंद कर दें, अंदर पानी ठंडा तो ठंडा ही रहता है ना, बाहर से इंट्रैक्शन हो रही है कोई, तो वो आइसोलेटेड है कि नहीं है, वो भी आइसोलेटेड। ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं, क्या बट ऊपर वाले की एक्सप्लेनेशन है नहीं। बोथ स्टेटमेंट एंड असर्शन एंड रीजन करेक्ट बट दे आर नॉट एक्सप्लेनेशन टू ईच अदर, ठीक है। सो कितने क्वेश्चन मैंने फ्रेम करके बता दिए आपको। तो जब भी आपने कोई क्वेश्चन या स्टेटमेंट रीड करनी है तो आपने उसमें ये मेंशन जरूर करना है, चेक करना है कि कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, ये दो चीज़ें। अगला, रॉकेट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये ठीक है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो,
जब रॉकेट खड़ा है फ्यूल बर्न होगा, गैसेस ग्राउंड पे हिट करेंगी, वो क्या होगा, गैसेस ने मोमेंटम, पहले गैसेस कहाँ थी, फ्यूल में थी। फ्यूल और रॉकेट एक ही चीज़ है, जैसे ये फ्यूल है, ये रॉकेट है, ये फ्यूल है, इकट्ठे हैं। नेट मोमेंटम कितना है इनका। अगर रॉकेट को ऊपर पुश करना है तो दो चीज़ें, या तो हमें रॉकेट को फोर्स लगा के ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बट क्या कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है रॉकेट पे, कोई बाहर से फोर्स उसको पकड़ के ऊपर लेके जा रहा है। रॉकेट के अंदर फ्यूल भरा हुआ है, बर्न होगा, सारा फ्यूल कहाँ जाएगा, एग्जॉस्ट होके नीचे के ऊपर, एग्जॉस्ट नीचे जाएगा। तो इसका मीनिंग टोटल मोमेंटम इसका क्या रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कंजर्व रहना चाहिए ना। अभी कितना मोमेंटम है इसका, 0। बाद में भी कितना रहना चाहिए, कब तक, जब तक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। रॉकेट propulsion में कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है, अंदर ही फ्यूल बर्न होता है। अगर फ्यूल नीचे आया तो रॉकेट कहाँ जाएगा, क्यों जाएगा, टू कंजर्व द मोमेंटम। तो ये बिल्कुल ठीक है कि ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल ओके दी हुई है कि रॉकेट क्यों ऊपर जाता है, वाई सो, टू कंजर्व द मोमेंटम। अच्छा, उसकी स्टेटमेंट assertion, whenever there is change in momentum of one body, the same change occur in the momentum of second body of the same system but in opposite direction। ठीक है कि नहीं, एक ने अगर मोमेंटम नीचे गेन किया, दूसरा कहाँ गेन करेगा। बुलेट फायर करते हैं, बुलेट आगे जाती है, गन कहाँ जाती है, रिकॉइल क्यों होती है, कंजर्वेशन मोमेंटम। ठीक है, बोट स्टैंड बाय पे है रिवर बैंक पे, बोट पे पर्सन है, उसने आगे जंप किया तो बोट कहाँ जाएगी, पीछे। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगला क्वेश्चन कहते हैं ब्लॉक प्लेस्ड ऑन टेबल एट रेस्ट बिकॉज एक्शन फोर्स कैंसल द रिएक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक। ठीक है, टेबल के ऊपर ये जैसे मेरे हैंड को चौक पड़ी हुई है, चौक ने मेरे हैंड पे एक्शन लगाया, कोई फोर्स लगाई चौक ने मेरे हैंड पे लगाई, कौन सी फोर्स, वेट कहाँ लगा। और अकॉर्डिंग टू इट्स वेट ये चौक तो बिल्कुल नीचे चली जानी चाहिए थी, बट दिस चौक इज मूविंग डाउनवर्ड, क्यों नहीं जा रही। नॉर्मल एक्शन, नॉर्मल एक्शन कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, कहाँ लगा रहा है। तो यहाँ पे कितनी फोर्सेस हैं, 2। वेट किस पे लग रहा है, हैंड पे, दैट इज एक्शन, और रिएक्शन किस पे लग रहा है, चौक पे, दैट इज अपवर्ड। दोनों कैंसिल करके नेट फोर्स कितनी हो गई, ठीक कह रहा है। नेट फोर्स ब्लॉक इज 0, ये उसकी एक्सप्लेनेशन भी है। तो ये कौन सी ऑप्शन आएगी, फर्स्ट वाली। बोथ ए एंड बी ट्रू एंड बी इज, या रीजन इज एक्सप्लेनेशन टू असर्शन। नेक्स्ट, ऑन रेनी डे इट इज़ डिफिकल्ट टू स्टॉप ए मूविंग कार एट हाई स्पीड। क्यों, ऐसा क्यों, बाहर सड़क पे बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए, ब्रेक लगाओगे और स्लिप कर जाएगी, वाई सो, फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डिक्रीज हो गया सरफेस का, कि बढ़ गया, डिक्रीज हो गया। रीजन क्या लिखा पढ़ो, द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इज लोअर ड्यू टू वेटिंग ऑफ द सरफेस। ठीक कह रहे कि नहीं। तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड बी इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन टू ए। फ्रिक्शन इज नेसेसरी ईवल, ये पता है, नेसेसरी भी है ईवल भी है। नेसेसरी क्यों है फ्रिक्शन, हम चल रहे हैं फ्रिक्शन, बोर्ड पे लिख रहे हैं फ्रिक्शन, बटन टाई कर रहे हैं फ्रिक्शन, पेन से लिख रहे हैं, दैट इज फ्रिक्शन। यूज तो बहुत है, ब्रेक लग रही गाड़ी की, फ्रिक्शन। बट ईवल क्यों है, ईवल क्यों है, नुकसान भी दे रही है हमें। सम बट लॉस, वी आर लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। जहाँ फ्रिक्शन होती है वहाँ पे हीट आ जाती है। गाड़ी के टायर, आप गाड़ी 200-300 किलोमीटर चला के लेके जाओ, गाड़ी का टायर गर्म हो जाएगा, वेयर एंड टेयर भी हो जाएगी। हाँ, उसने ब्रेकिंग लगा के हमें प्रोटेक्ट तो किया है, बट गाड़ी का टायर की वेयर एंड टेयर भी हुई है। अगर गाड़ी का टायर गर्म हुआ है, एनर्जी लॉस हुई है, वो गाड़ी के पास वो एनर्जी कहाँ से आई थी, फ्यूल बर्न करके। क्या हमने फ्यूल बर्न करने से गाड़ी को, टायर को हीट करना था कि चलना था, बट इसका मीनिंग काफ़ी अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, हीट में, ड्यू टू फ्रिक्शन। तो ये फ्रिक्शन ईवल है। तो ये ठीक है पॉइंट के नहीं है। कल को पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, फ्रिक्शन इज नेसेसरी ईवल, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट। तो आपने क्या करना है, 3 बेनिफिट लिख दो, 3 उसकी शॉर्ट कमिंग्स लिख दो, काम करो। ठीक है, कल को पेपर में अगर आए। कहता है नीचे पढ़ो, दो फ्रिक्शन डिसिपेट पावर। डिसिपेट का मीनिंग क्या होता है, हीट लॉस। लिख लो अपनी कॉपी पे, डिसिपेट का मीनिंग क्या है, हीट लॉस। आपको वर्ड्स पता होना चाहिए। ठीक है, विदाउट फ्रिक्शन वी कैंट वॉल्ट। ठीक है, कह रहा कि नहीं कह रहा, क्या बिना फ्रिक्शन के चल सकते हो, नहीं चल सकते। चल सकते बिना फ्रिक्शन के, वी कैन स्लिप बट चल नहीं सकते, ये भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहते देयर इज स्टेज व्हेन फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट नीडेड
एट ऑल टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन बैंक्ड रोड। जब बैंक रोड पे होते हैं, बैंक रोड पे हो, ठीक है, कहते हैं वहाँ पे आपको फ्रिक्शन रिक्वायर ही नहीं है, ऐसा होता है पॉसिबल? अगर लेवल रोड पे टर्न करेंगे ओनली फ्रिक्शन प्रोटेक्टर्स, अगर बैंक्ड रोड पे टर्न करेंगे जिसमें हाईवे है, टर्न आ रहे हैं, दे आर बैंक्ड, ऐसे रोड जा रही है, वहाँ पे हमें सेंट्रल फोर्स कौन प्रोवाइड करता है? कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरा कौन होता है? कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल रिएक्शन या रिएक्शन, ठीक है, दो जने, ठीक है। ठीक नहीं कह रहे आप, पहली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, उसने कहा कि वी नॉट नीडेड, येस वी नीडेड बट एट लेस अमाउंट, वी नीड कंपोनेंट ओनली। ऑन बैंक्ड रोड ड्यू टू इंक्लिनेशन द व्हीकल टेंड टू रिमेन इनवर्ट विदाउट एनी चांसेस स्किडिंग, ये ठीक है, रीज़न ठीक है, बट असर्शन गलत है इसकी। लीनियर मोमेंटम बॉडी चेंजेस इवन व्हेन वी मूव यूनिफॉर्मली इन सर्कल। बेटा लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो लीनियर मोमेंटम होता कौन है? सिंबल क्या है उसका? लीनियर मोमेंटम डेल्टा पी तो चेंज इन मोमेंटम है, सिंबल क्या है उसका? स्पीड। फॉर्मूला क्या है? मास इनटू। अब बताओ, कहता है कि आप यूनिफॉर्म जा रहे हो, यूनिफॉर्म जाने का मीनिंग क्या हुआ? क्या आपकी स्पीड चेंज हो रही है? यहाँ पे m इंटू वी है, v यहाँ पे स्पीड है कि वेलोसिटी है? क्या ऐसे मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी चेंज हो रही है? कैसे? डायरेक्शन चेंजिंग। क्या हो रही है? डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ठीक कह रहा है, अगर आप यूनिफॉर्मली सर्कल में घूमोगे तो डायरेक्शन चेंज होगी कि नहीं होगी? और जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमती है उसके ऊपर कौन सी फोर्स लगती है? अगर बॉडी पे फोर्स लग रही है, बॉडी पे एक्सेलरेशन लगेगी कि नहीं लगेगी? और जब भी एक्सेलरेशन लगती है वहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी होता है कि नहीं होता? तो मोमेंटम चेंज होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो याद रखना है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मोमेंटम चेंज होता है। कहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, ये ठीक है गलत है? अगर यहाँ पे स्पीड रिमेन कांस्टेंट लिखा होता, ठीक है, समझ लग रही है अगम सरीन? स्पीड कांस्टेंट रहती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, बट वेलोसिटी अपनी कॉपी पे नोट कर लो, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन सेम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन speed remains same but velocity changes, speed remains same but velocity changes। ठीक है, ये याद रखना है, बड़े सारे क्वेश्चन इसी में से निकलते हैं, ये सारे कंपिटेंसी बेस्ड हैं। ठीक है, हमें कोई क्वेश्चन डेफिनेशन का नहीं आने वाला, फोर्स क्या है, इम्पल्स क्या है, यूजेस ऑफ इम्पल्स, एप्लीकेशन, ऐसा कुछ नहीं आएगा, कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये असर्शन रीजन स्टेटमेंट्स आएंगी, ट्रू फॉल्स आपने बताना होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नो एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक कह रहा है गलत कह रहा है? अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जा रही है, मेरा हैंड है, ये चौक है, ये यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है, क्या इसकी डायरेक्शन बदल रही है? क्या इसका मैग्नेट बदल रहा है? नेट फोर्स कितनी है? नेट फोर्स कांस्टेंट है कि जीरो? न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या होता है? अगर बॉडी पे नेट फोर्स नहीं लग रही तो क्या होगा? ईदर बॉडी एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। लिख लो कॉपी पे, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेट फोर्स जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है। अच्छा, जब भी हम फोर्स की बात करेंगे, मैं एक्सटर्नल की बात कर रहा हूँ, मेरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, क्या वो ब्लड स्टेबल रेस्ट में कि मूव करी जा रहा है? और जब वो मूव करता है, फ्लो करता है, आर्टरीज या वेन्स की वॉल पे फोर्स लगाता है क्या लगाता? बट क्या उस फोर्स लगने से मेरे में ओवरऑल कोई मोशन अपेयर हो रहा है? तो मीन्स मेरे अंदर जितनी भी इंटरनल फोर्स है सबका रिजल्ट कितना होता है? याद रखना है, इंटरनल फोर्स का रिजल्टेंट कितना है? जीरो। इंटरनल फोर्स कैन नॉट एक्सेलरेट अ सिस्टम, तो कौन सिस्टम को एक्सेलरेट करता है? और वो भी कौन सी एक्सटर्नल, कौन सी एक्सटर्नल होगी जो एक्सेलरेट करेगी? बैलेंस्ड क्या अनबैलेंस्ड? वेरी गुड, अनबैलेंस्ड। ठीक है, याद रहेगा ये चीज़ें, अपनी कॉपी पे लिख लो। पहले आपने क्या लिखवाया मैंने आपको? हाँ, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो, विच मीन्स बॉडी ईदर एट रेस्ट, बॉडी ईदर एट रेस्ट, या तो बॉडी रेस्ट में होगी या यूनिफॉर्म मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्या नेट फोर्स जीरो हो और बॉडी सर्कल घूम सकती है यूनिफॉर्म? अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नेट फोर्स जीरो है, कौन सी फोर्स लग रही है? जीरो तो नहीं है ना। ठीक है, सिर्फ जीरो फोर्स कब होती है? यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग स्ट्रेट लाइन, बस। ठीक है, क्वेश्चन कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं होते, बस हमें प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, बुक आपने कोई भी लेनी है, मैंने रेफर की हुई वैसे, बट आपने वही लेनी जो नए एडिशन की हो। ठीक है, जिसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, पुराने एडिशन की नहीं लेनी।
कहता है इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, नेट फोर्स जीरो बोल दी तो क्या होगा, यही लाइन लिखवाई है मैंने आपको, बॉडी एट रेस्ट कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन कंटिन्यू टू रिमेन इन मोशन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्या यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड होता तो ठीक होता? क्या सर्कुलर मोशन ये यूनिफॉर्म वाला यूनिफॉर्म स्पीड में है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है? डायरेक्शन तो बदल रही है ना, फोर्स तो लग रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अभी जो बताया वही लिखा है ना, तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी है, ऑल करेक्ट, ठीक है। 13th पे आओ, कहते हैं डिफिकल्ट टू मूव ए साइकिल अलॉन्ग द रोड्स विद ब्रेक ऑन। मैंने कल बताया था, डिस्कस किया था, ब्रेक लगा के साइकिल चलता है, क्यों नहीं चलता? रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग में कन्वर्ट होती है कि स्लाइडिंग रोलिंग में? बिल्कुल ठीक है। क्या लिखा पढ़ो रीजन, ठीक कह रहा है कि नहीं? ठीक कह रहा है ना, असर्शन करेक्ट, रीजन करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी है। एपरेंट वेट, अच्छा लिफ्ट वाली प्रॉब्लम हमने डिस्कस की थी। लिफ्ट क्या होती है, कहाँ हेल्प करती है लिफ्ट? लिफ्ट मशीन है, किस चीज़ में हेल्प करती है? ऊपर फ्लोर में, नीचे फ्लोर में लेके जाने के लिए। ये लिफ्ट है, ये अंदर पैसेंजर है, पैसेंजर का ये नीचे क्या एक्ट कर रहा है, और ये क्या है, नॉर्मल डायरेक्शन। जो ये नॉर्मल डायरेक्शन होता है ना लिफ्ट के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं? एपरेंट वेट। क्या बोलना है? बॉडी का एक्चुअल वेट क्या है? मास इंटू जी। क्या एपरेंट एक्चुअल वेट क्या है? मास इंटू जी। लिफ्ट के अंदर जब चले जाते हैं ना, लिफ्ट जब ऊपर एक्सेलरेट करेगी या नीचे एक्सेलरेट करेगी, हमारा वेट बदल जाता है, तभी हमें यहाँ पे फील होता है ना। क्यों फील होता है? हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ तो ऊपर पुश हो जाता है, यहाँ वो नीचे पुश, ऐसे होता है ना। पेट स्टमक में हमें टमी में बटरफ्लाई फील होती है, यहाँ से कोई मूव कर रहा है, ठीक है। इट इज़ ड्यू टू चेंज इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी, हमारा वेट बदल जाता है। अब आप बताओ, अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो ये आर और एम जी इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अभी अगर रेस्ट में तो आर इक्वल टू, तो लिफ्ट के अंदर खड़े हो जाओ, जो लिफ्ट ऑन नहीं करनी, तो आपके बॉडी में कोई फील आएगा, चेंज आएगा, क्योंकि आपका एक्चुअल वेट और एपरेंट वेट क्या है? अच्छा, वहाँ कहता है कि एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इन एलिवेटर मूविंग विद सम डाउनवर्ड एक्सेलरेशन। बॉडी में एक्सेलरेशन कहाँ पे है? नीचे है कि ऊपर है? अच्छा, नीचे एरो डाल दिया, कितनी एक्सेलरेशन है? अब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी? अगर बॉडी एक्सेलरेशन ए से नीचे जा रही है तो नेट फोर्स कितनी होगी अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ? एम इंटू ए, ये होगी नेट फोर्स। किसका रिजल्टेंट होगा? बॉडी के ऊपर एक्चुअल में कितनी फोर्सेज लग रही हैं? इस बॉडी के ऊपर एक्चुअल में कितनी फोर्सेज लग रही है लिफ्ट के अंदर? 2 लग रही है, 1 लग रही है, 3 लग रही है? तीसरी कौन सी आ गई बेटे? जो एक्सेलरेशन है वो तो रिजल्ट के कारण आई है, याद रखना। ये जो एक्सेलरेशन है ये सारी फोर्सेस के रिजल्ट दे कारण आई है। एक्चुअल में कितनी फोर्स लग रही है इस पर? लिफ्ट वाला केस देखो, कितनी फोर्स लग रही है? 2। कौन कौन सी? नॉर्मल डायरेक्शन और नीचे कौन है? वेट। अच्छा, बॉडी जा रही नीचे, रिजल्ट टोटल इफेक्ट कहाँ पे? बॉडी का फोर्स का नीचे। ये दोनों फोर्सेस ऑपोजिट है कि सेम डायरेक्शन में? ऐड होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे? अच्छा, बड़ा कौन होगा? क्यों बड़ा होगा? एम जी, क्योंकि नेट की डायरेक्शन कहाँ पे? नीचे। इक्वेशन क्या बनेगी? आपने आर की वैल्यू निकाली, कितनी आई? एम जी माइनस एम ए आ गई। अब जो आर है एम जी उसका एक्चुअल वेट था, उसमें से एम ए को क्या कर रहे हैं? ऐड कर रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं? तो फिर बताओ, आर की वैल्यू एम जी से कम होगी कि ज़्यादा होगी? बताओ। एम जी मान लो, एम जी मेरे पास लेट से 100 है, उसमें से मैं 5 माइनस कर दूँ तो आंसर कितना आएगा? 95 आएगा ना। तो बताओ, ये 95 100 से बड़ा कि 100 95 से? तो मीन इस केस में एपरेंट वेट जो आ रहा है एम जी से क्या हो गया? मीन्स जब भी हम लिफ्ट में मॉल में मूवी देखने जाते हैं, लिफ्ट को जैसे ऑन करते हैं हम, नीचे एकदम से लिफ्ट नीचे आती है तो हमारा वेट क्या होता है? कम हो जाता है। और अगर लिफ्ट ऊपर का एक्सेलरेट करेगी वेट, तो अपनी कॉपी पे लिख लो, डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट एपरेंट वेट डिक्रीजेज, डाउनवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट एपरेंट वेट डिक्रीजेज। एपरेंट वेट क्या होना है? डिक्रीज होना है। अगर बॉडी कहाँ एक्सेलरेट कर रही है? डाउनवर्ड, ठीक है। एंड अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट, अपवर्ड एक्सेलरेटिंग लिफ्ट एपरेंट वेट इंक्रीजेस, एपरेंट वेट
इंक्रीजेज। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा फिर? कहते पार्ट ऑफ द वेट बॉडी स्पेंट इन प्रोड्यूसिंग डाउनवर्ड एक्सेलरेशन व्हेन बॉडी इज इन एलिवेटर। ठीक है, ये स्टेटमेंट में हमें चलो पता तो चल गया कि वेट और स्टेटमेंट ठीक है। पहले बताओ असर्शन, असर्शन बिल्कुल करेक्ट है, बट रीज़न कुछ ऐसा नहीं। कभी वेट ना कम इसलिए नहीं होता कि फोर्स बनानी होती है, वो नहीं है, गलत है ये। जो ऊपर कॉर्ड लगी ना, तार लगी हुई है, मोटर लगी, मोटर नीचे भेज दी भैया, मोटर ने वर्क किया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की, वर्क किया नीचे भेजने के लिए, और नीचे आते थे बॉडी का वेट कम हो गया, कोई पार्ट ऑफ वेट स्पेंड नहीं हुआ। स्पेंड पता कौन होता है? एनर्जी। अगला लेक्चर वर्क एनर्जी करेंगे, वो कहेंगे हमारी बॉडी से कुछ एनर्जी निकल के मैकेनिकल वर्क हो गया, हीट जनरेट होगी, वो हो गया। ठीक है, एनर्जी स्पेंड होती है, फोर्स कभी स्पेंड नहीं होती कि वेट का कुछ पोर्शन निकल जाएगा स्पेंड हो जाएगा, ऐसा नहीं। रीज़न गलत है यहाँ पे। ठीक है, रीज़न की कोई सेंस नहीं है। अगला क्वेश्चन, हॉर्स। ये एग्जांपल आपने रियल लाइफ में भी ऑब्जर्व की हुई है, प्रीवियस क्लास में भी कभी ना कभी न्यूटन लॉ में देखी हुई है। कहते हैं हॉर्स ने कार्ट को पुल करना है, कहते हैं हार्डर ड्यूरिंग फर्स्ट 2 स्टेप्स। ये बड़ा कॉमन है, कोई भी हैवी चीज़ हो ना, स्टार्टिंग में उसको मोशन में लाना ही बड़ा डिफिकल्ट होता है। उस टाइम पे कौन सी फ्रिक्शन लगती है? और जब मोशन में, जब बॉडी को जस्ट स्टार्ट टू मूव करना होता तब, और बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमें लिमिटिंग फ्रिक्शन को क्या करना पड़ना? ओवरकम। और एक बार बॉडी मूव कर जाए तो कौन सी फ्रिक्शन लगती है? और काइनेटिक लिमिटिंग से क्या होती है? कम होती है कि ज़्यादा होती है? काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन से क्या होती है? इसीलिए किसी भी हैवी बॉडी को स्टार्ट करना क्या है? डिफिकल्ट। क्यों? लिमिटिंग को क्रॉस करना पड़ना। वंस बॉडी सेट इन टू मोशन, लिमिटिंग किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक, और उसकी वैल्यू क्या होती है? लेस होती है। क्या लिखा हुआ है? द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स आर ऑलवेज डिफिकल्ट। वाई ऑलवेज डिफिकल्ट? ये कोई रीज़न नहीं है। मीन्स ये हम कह सकते हैं असर्शन ट्रू है, रीज़न भी ट्रू है, बट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक्चुअल एक्सप्लेनेशन क्या है? टू स्टार्ट द मोशन, लिखो, टू स्टार्ट द मोशन या टू स्टार्ट द स्लिपिंग लिख लेना। टू स्टार्ट द स्लिपिंग वी हैव टू क्रॉस limiting friction. We have to cross the limiting friction to kinetic friction. We have to cross limiting friction to the kinetic friction. लिख लिया? ये करना। डन, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16th, यूज़ ऑफ बॉल बेयरिंग। बेटे बॉल बेयरिंग पता आपको क्या होती है? टायर का, आपने बाइसिकल में देखा होगा, एक्सेल के अंदर ना ऐसा एक्सेल होता है, इसके ऊपर एक और एक्सेल होता है, ये तुम स्लाइड करते हैं। अगर इनमें बॉल बेयरिंग नहीं होंगे तो ऐसे करेंगे, तो ये कौन सी फ्रिक्शन होगी इनमें? रोलिंग के स्लाइडिंग? स्लाइडिंग। अगर यहाँ पे छोटी छोटी बॉल्स डाल देंगे स्टील की, वो बॉल्स क्या करेंगी? रोल करेंगी। स्लाइडिंग फ्रिक्शन को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने? रोलिंग में। इसलिए नया साइकिल होना बड़ा अच्छा चलता है, बट जब टाइम आ जाता है हम उसकी बेयरिंग चेंज नहीं कर रहे, उसका चलना क्या होता है? एक्सेल जाम होना चाहिए होता है। क्यों जाम हो जाता है? बेयरिंग को क्या होता है? रस्ट लग जाता है। ठीक है, इसलिए अच्छी क्वालिटी की बेयरिंग हमें डलवानी चाहिए। क्लियर होगी चीज़? अब आएंगे हमारे टॉपिक कौन सा देखें। चलो, केस स्टडी आ गई। 4 मार्क की केस स्टडी आनी है आपको पेपर में, उसके 4 क्वेश्चन होंगे या 3 क्वेश्चन होंगे। अगर 4 क्वेश्चन हुए, चारों MCQ बेस्ड होंगे। हो सकता है कि 3 क्वेश्चन आए, 2 रिटर्न में आए, 1 मार्क के 1 वर्ड आंसर हों, और थर्ड 2 मार्क में हो जिसमें आप थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी या थ्योरी में आंसर देना होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट से सिर्फ हमें ये पता चलता है टॉपिक कौन सा, आंसर नहीं लिखा होता इसमें। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन अनसीन में क्या होता है? आंसर आपने उसी पैराग्राफ में ढूंढने होते हैं। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता, फिजिक्स में टॉपिक बताते हैं, टॉपिक कौन सा है। ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स का फॉर्मूला फ्रिक्शन का आ गया। ये कौन सी फ्रिक्शन की बात कर रहा है? इक्वल टू म्यू एस, स्टैटिक और लिमिटिंग वाली, स्टैटिक वाली कि काइनेटिक वाली? कौन सी फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता? स्टैटिक का कोई नहीं है फॉर्मूला। लिखते इसको म्यू एस सी है क्योंकि ये स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, लिमिटिंग है ये। अगर यहाँ पे म्यू के लिखा होता कौन सी फ्रिक्शन होती है? काइनेटिक या डायनेमिक होती है। फर्स्ट क्वेश्चन कॉपी पे आंसर निकालना, जल्दी लिखो। क्वेश्चन 1, फोर्स कितनी है? 49 न्यूटन। एफ इक्वल लिखो 49 न्यूटन। ये क्या लिखा हुआ है? जस्ट एबल टू मूव। क्या मतलब है इसका? मीन्स ये वाली जो फोर्स है जब आप लगाते हो
ये फोर्स और लिमिटिंग फ्रिक्शन दोनों क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव। मीन्स इस सम में जो आपने 49 न्यूटन फोर्स आपने लगानी है वो जस्ट इक्वल है किसके, लिमिटिंग फ्रिक्शन के। कितनी फोर्स है ये 49, उसको लिखो 49 इक्वल टू म्यू एस इंटू आर, लिखो 49 इक्वल टू म्यू एस इंटू आर। अच्छा आर निकालना, अब आर क्या चीज़ है यहाँ पे बेटा, वीडियो चल रही है ध्यान रखना चल रही। अच्छा आर की होता है नॉर्मल डायरेक्शन। अब नॉर्मल डायरेक्शन रोड कौन सी है, फ्लैट रोड है कि इंक्लाइंड है, लिखा है इंक्लाइंड के फ्लैट लिखा है, हॉरिजॉन्टल मतलब फ्लैट है। वेट कितना है और ये क्या है, इस केस में आर किसके इक्वल होगा, फ्रिक्शन फोर्स किसके इक्वल होगी, कितनी फ्रिक्शन है 49, वेट कितना है एम इंटू जी, जी कितनी चूज़ करें, नहीं पता है तो 9.8 यूज़ कर लो, आंसर निकालोगे म्यू एस कितना आएगा, सॉल्व कर लो 0.5 आएगा, चेक कर लो। 10 ना करोगे तो देख लो, याद रखना अपने घर जाके ना तुसी आज काम करना है 9.8 का टेबल लर्न करना है, 9.8 का टेबल लर्न करना, ठीक है। आपको पता होना चाहिए 9.8, मैंने 9.8 पता क्यों यूज़ किया, मेरे को ना ये 49 नज़र आ गया था। 9.8 का हाफ क्या होता है 4.9, मेरे को पता लग गया कटिंग हो जाएगी, लग गया पता पहले ही क्योंकि मेरे को टेबल याद है। तो अपनी कॉपी पे लिख लो लर्न टेबल ऑफ 9.8, अप टू 5 या 6 तक लर्न कर लेना, ठीक है, ए टेबल लर्न करना पैना, ठीक है। इसमें कौन कौन सी वैल्यूज आती हैं, 44.1, 78.6, 57.6 होता है, 29.4। तो ये वैल्यू आपके माइंड में होंगी ना तो पता चल जाएगा कि जी की वैल्यू क्या चूज़ करनी है 9.8, अगर आपको टेबल याद होगा, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है ना दी हो तो ट्राई कर लो, MCQ है ना तो ऑप्शन भी तो चेक करनी है। 9.8 से आंसर आ गया ठीक है, 10 से चेक कर लो, उससे नहीं आया दूसरा देख लेंगे। कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, बताओ भी एंगल ऑफ फ्रिक्शन कैसे निकालना है, म्यू क्या होता है। अब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, एंगल कैसे निकालना है। अब निकालिए एस्टिमेशन, एस्टिमेशन कैसे, tan की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 0.5, tan थीटा की वैल्यू कितनी है 0.5। अच्छा बताओ tan 45 कितना होता है, वो नहीं है। tan 30 कितना होता है 1/√3, 1/√3 कितना होता है पता आपको, 1 को 1.732 से डिवाइड करो। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो 1/tan 30 की वैल्यू 1/1.732 होती है, इसको 0.866 कहते हैं। कितनी होती है 0.86, दूर दूर तक ये भी नहीं है। tan एक 30 भी नहीं है, 45 भी नहीं है, एक आंसर 30 से लेस है, एक आंसर 30 से अच्छा अगर 30 पे है 0.86, 30 पे कितनी है 45 पे कितनी है 1, मीन्स 30 और 45 में अगर आंसर निकलेगा tan की वैल्यू क्या करेगी, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी सभी ने, इंक्रीज करेगी, मतलब 0.6 से आंसर ज़्यादा होगा 1 से कम। हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है, क्या वो 0.86 और 1 के मिडल में, क्या 0.86 से पीछे है, मीन्स 34 भी नहीं होने वाला, रह कौन गया C 26, इतना आंसर आएगा। ये हिट एंड ट्रायल होता है, ठीक है, ऐसे कर लिया करो, ठीक है। आपने जो वैल्यू आपको लर्न है उसमें एस्टिमेट करके कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन बताओ क्या करना है, कहते हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स कितनी लगाई है 1.2 kg, किस पे लगाई है, अच्छा हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 1.2 किलोग्राम लगाई है। फोर्स का यूनिट न्यूटन में नहीं होता, यहाँ पे लिखो अपनी कॉपी पे ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, टॉपिक लिखो ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। एक नई चीज़ है बिल्कुल कि ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है। अगर kgf या 1 gf ये होते हैं ग्रेविटेशन यूनिट। अगर आपको फोर्स किस में दी हुई है 1.2 किलोग्राम दी हुई है तो आपकी फोर्स 1.2 किलोग्राम नहीं होगी, ये होगी 1.2 kgf लिखो। क्या लिखोगे 1.2, बहुत सिंपल है। आपने क्या करना है 1.2 को स्मॉल g से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर किस में आ जाना है, g की वैल्यू 10 पुट कर दो या 9 पुट, समझ लगे। अगर फोर्स किलोग्राम फोर्स हो या मास में दी हो तो उसको kgf लिखते हैं। ब्लॉक का मास कितना है 1.5 kg, रेस्ट में है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितनी है
0.3। अब हमें चेक करना है कि ये रेस्ट पे है। रेस्ट पे बॉडी कब होती है? यहाँ तो स्टैटिक और यहाँ लिमिटिंग, दो ही चीज़ें हो सकती हैं। अब हमें ये देखना है कि कहीं स्टैटिक तो नहीं है, दोनों काउंट करते हैं। नीचे क्या लगेगा? वेट कितना है? 1.5 g। ऊपर क्या लगेगा? r। अप्लाइड फोर्स कितनी है? 1.2 g। यही है ना? अब आप बताओ इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम कितनी आएगी? म्यू एस इंटू आर। म्यू एस कितना दिया हुआ बोलो? आर कितना है? नॉर्मल एक्शन 1.5 g। 0.3 को 0.5 g से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 0.45 g आ जाएगा। कितना आएगा? ये आएगा। अच्छा, ये आने से ये जो नंबर है 0.45 g, ये 1.2 g से कम है कि ज़्यादा? इसका मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स से बहुत कम है, तो क्या ये बॉडी कभी रेस्ट में होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा तो नहीं होनी ना। फ्रिक्शन आपकी अप्लाइड फोर्स जो बॉडी को खींच रहे हो 1.5 किलोग्राम फोर्स है वो, और आपकी फ्रिक्शन कितनी आ रही है? इतनी है। इसको ठीक कर दे, एक मिनट सॉरी, मैंने जी की वैल्यू, हाँ चलो जी की वैल्यू तो मैंने पुट ही नहीं की ना, और मैंने इधर भी नहीं पुट की थी। तो बताओ 1.2 g मोर है कि 0.45 g मोर है? तो क्या बॉडी रेस्ट में होगी ये वाली? तो ये क्वेश्चन गलत है ये। अच्छा, इसका मीनिंग ये क्वेश्चन स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि उन्होंने क्या बोला वो यहाँ पे? रेस्ट। क्या ये सिस्टम रेस्ट पे हो सकता है? ये रेस्ट में तब होना था अगर आपकी अप्लाइड फोर्स इस वैल्यू के इक्वल होती, या इससे क्या होती? इससे ज़्यादा तो चांस नहीं है। ये गलत आंसर। और इस केस में हमें अगर ये बॉडी मूव कर गई तो क्या फ्रिक्शन ये वाली लगेगी कि काइनेटिक वाली लगेगी? काइनेटिक तो कोएफिशिएंट तो पता ही नहीं है, वो निकाल नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, वीडियो चल रही है? ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पढ़ो। कहता था एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन अबव क्वेश्चन, मतलब उनको ऑलरेडी पता है कि ऊपर वाला क्वेश्चन गलत है। अब नीचे क्या पूछ लिया उन्होंने? बेटे कैसे निकाल लें? आगे फोर्स कितनी लगी है और पीछे कितनी लगी है? नेट फोर्स कैसे आएगी? 1.2 g माइनस 0.45 g इक्वल टू एम ए। 1.2 में से 0.45 माइनस करो, कितना आएगा? 0.75 g। मास कितना बॉडी का? तो ए कितना आ जाएगा? 75 g के 10 कर लो, 0.75 और 1.5 सॉल्व कर लोगे इसको? सॉल्व कर लो, आंसर निकाल दो। ठीक है, तो कितनी आना आंसर? ये आएगा 5। कितना आंसर आएगा? 4.9 है ऑप्शन में। क्या बताओ, ठीक है कि नहीं है? ठीक है कैलकुलेशन, कोई डाउट है यहाँ तक? ये क्वेश्चन क्लियर हुई कैसे आई? ये भी ठीक है, यहाँ तक हो गए? कोई डाउट है बता दो, कटिंग करके आंसर निकाल लेंगे। अगर जी के लिए मैंने 10 पुट की है तो आंसर मेरा कितना आएगा? 5। अगर 9.8 करता तो कितना आता? 4.9। नोट करो इसको, पेपर में ये आपको 3 मार्क में आ सकता है क्वेश्चन। उनको ये पता ही था कि पहले रेस्ट में है बॉडी। ठीक है, फ्रिक्शन हमारी 0.45 लग रही है, तो ये आंसर है इसका। ठीक है, इनिशियल बॉडी रेस्ट में थी, आपने पुश किया, बॉडी मूव करना शुरू कर गई, फ्रिक्शन निकाल ली। ठीक है, और वीडियो कवर होती पे बोर्ड दी आ रहे हैं, ठीक है, फ्रिक्शन भी निकाल ली। अच्छा, एक्सेलरेशन यहाँ पे 4.9 है, मेरा आंसर कितना आया? 5। कटेंगे, क्या ठीक है वो गलत है? किस चीज़ का फर्क है? 9.8 नहीं ली मैंने, जी मैंने क्या ले ली? 10 ले ली। तो आपको ये याद रखना है कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर ऑप्शन मैच हो रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो 9.8 से कर लेना। ठीक है, हो गया क्लियर? कोई डाउट है विच? नोट कर लिया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर से आ जाना। केस स्टडी क्या पता यही आ जाए, सेम 4 मार्क की केस स्टडी है, वो पेपर में आनी है ना, तो यही आ सकती है दोबारा। अगली एक और केस स्टडी आ गई। कौन से टॉपिक के ऊपर है केस स्टडी ये वाली? सेकेंड लॉ एफ इक्वल टू एम ए बताता है। क्या वो सिंगल फोर्स के लिए होता है कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू एम ए? रिजल्टेंट के लिए। कभी भी सिंगल फोर्स एम ए के इक्वल नहीं होती। बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं,
सभी का रिजल्टेंट होगा। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, पढ़ो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्रिकेट बॉल है, मास कितना क्रिकेट बॉल का, लिखो कॉपी पे, लिखो क्वेश्चन नंबर नोट कर लेना, फिजिक्स का लेक्चर है ये भी। मास लिखो कितना है, 150 किलोग्राम है कि ग्राम है, क्या हम मास को ग्राम में कैलकुलेट करते हैं, लिखो, लिख, कॉपी चेक करनी दे रही मैं। अच्छा, किलोग्राम में कैसे चेंज करेंगे, डिवाइड बाय 1000, लिखो m इक्वल टू 150/1000 किलोग्राम, स्टेप 1। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी के फाइनल वेलोसिटी है, लिखो u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड, u इक्वल टू 12 मीटर पर सेकेंड। बॉल बैट पे हिट की, बैट ने बॉल को क्या किया, बैक कर दिया। बैक करने का मीनिंग क्या हुआ, उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव से नेगेटिव कर दी कि पॉजिटिव ही रही, लिखो v इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड, v इक्वल टू -20 मीटर पर सेकेंड। दो चीज़ें आ गई। सो हमारी u कितना है 12 है, v कितना है -20। टाइम टेकन t कितना है, पढ़ो कितना t, 0.01 सेकेंड, लिखो, अगम से नहीं लिख रहा है। लिख लिया जी, हो गया बेटे। पेपर बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना, हर साल पेपर में देखा है वाला है। पहली बार देखने में प्रॉब्लम आती है, और गलती कहाँ होती है, हम जब रिकॉइलिंग, बैट ना बॉल बजी, बॉल रिवर्स हो गई, हम उसकी वेलोसिटी को 20 लिख देते हैं, -20 लिखते हैं। क्या फाइंड करना है, इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, लिखो इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा पी, इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा पी। पुष्कर वीडियो चल रही, इम्पल्स इक्वल टू डेल्टा पी। डेल्टा पी का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी माइनस एम यू के एम यू माइनस एम वी। चेंज हमेशा कैसे निकलता है, चेंज फाइनल, याद रखना, चेंज कभी इनिशियल माइनस फाइनल नहीं होता, एम वी माइनस एम यू डेल्टा पी। बेटे मास कॉमन निकालो, कितना मास है 150/1000, v की ना सी -20 -15 -12। बेटे सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, -32 हो जाएगा, 115 टू -32/1000। बताओ भाई कौन सी ऑप्शन होगी फिर। जिंदगी याद रखना है, डिनोमिनेटर की कटिंग नहीं करनी अगर जीरो दे विच है वो, अगर वो 100 10,000 1 लाख है ना, 0 0 काट दो, बट वैसे कटिंग ना करना, इसको कटिंग होगी नहीं, ये ना सोचो कि कटिंग करनी है, ठीक है। 15 को 32 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मेरे को लगता है ये 480 आएगा, आंसर क्या आ गया 484.8। ठीक है, याद रखना है, नीचे जीरो से ना कटिंग करोगे, वैसे कटिंग नहीं करनी। जैसे ये ना सोचो कि 15 और 100 की कटिंग करके वो 2 के वो 3 के टेबल चला गया, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डेसिमल्स में ले आएंगे, ज़्यादा इजी रहेगा। तो आंसर क्या आया 4.8। अच्छा, पेपर में बच्चों ने अगर ये MCQ ना आया, क्वेश्चन आ गया, यहाँ तक 4.8 तक आंसर निकाल दिया, यूनिट नहीं लिखा। यूनिट अगर तो होया कोई डफर बच्चा जो पास भी नहीं हो रहा, कोई यहाँ कोई ऐसा बच्चा जिन्हें एफर्ट नहीं लगाए, पास भी नहीं हो रहा, पढ़ाई नहीं की, फिर उसको नंबर एग्जामिनर दे देता है यहाँ पे। बट अगर कोई वो इंटेलिजेंट बच्चा, फिर उसकी गलती इग्नोर नहीं होती, उसका हाफ मार्क यहाँ पे कट जाता है। ठीक है, जब भी हम एग्जाम पेपर चेक करते हैं तो हम देखना होता है कि अगर कोई बच्चा फेल तो नहीं हो रहा, अगर बच्चा पास नहीं हो रहा, कॉर्नर स्टोन पे ही है, तब उसका यहाँ पे नंबर नहीं काटा जाता। ठीक है, बट नुकसान किन्हों होता है, इंटेलिजेंट स्टूडेंट जरा पढ़ के आया, वो नंबर कटिया जाएगा। तो ठीक है, बताओ यूनिट क्या होंगे इसके, न्यूटन सेकेंड लिख दो, क्या लिख सकते हो, न्यूटन, यहाँ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम, जो यूनिट मोमेंटम के हैं वही यूनिट इसके हैं। ठीक है, वीडियो चल रही है, ठीक है, ध्यान रखिए। दसवीं, चलो क्लियर हो गया बेटे। अच्छा नेक्स्ट, फोर्स भी निकालनी है।
ये क्या निकाला हमने, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? बट वो तो लगेगा नहीं, डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। फोर्स कितनी थी? ये 4.8 है, ये कितना है? 0.01। कटिंग करोगे कितना आंसर आ जाएगा? 480 न्यूटन। ठीक है, फोर्स चेंज इन मोमेंटम और टाइम टेकन है ना, टाइम टेकन 0.01 था, डिवाइड के आंसर आ गया। हो गया क्लियर? कर लिया नोट? आंसर नोट करो, लिखो टॉप पे। और लास्ट पार्ट में रिटार्डेशन निकालनी है। रिटार्डेशन कैसे निकाल लेंगे? अब बताओ, फोर्स को किसके इक्वल कर दो? अच्छा एक चीज़ और, आंसर में नेगेटिव भी तो आना था। नेगेटिव साइन क्या शो करता है? ये फोर्स बॉडी की डायरेक्शन के अलोंग लगी कि उसके ऑपोजिट लग गई? अब क्या पूछा? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे निकालेंगे? एफ को कैसे डिवाइड कर देंगे? मास कितना सी? 150/1000। कटिंग करो कितना आता है, ये सॉल्व करो। करो सॉल्व, कितना आएगा? यहाँ पे कटिंग कर सकते हो आप। ये 5 के टेबल में गया, ये 16 3 और 5 कितना हो गया? -3200। रिटार्डेशन में कभी नेगेटिव साइन नहीं लगता, वो मैग्नीट्यूड होता है। बट नेगेटिव साइन शोज बॉडी के ऊपर फोर्स उसकी मोशन के ऑपोजिट लगी थी। लग गया पता? तो देखो एक ही क्वेश्चन है, 3 नंबर का भी आ सकता है, एक नंबर के 3 पार्ट भी आ सकते हैं, 4 पार्ट्स भी आ सकते हैं। लास्ट में क्या पूछा? कहता है अगर फोर्स 100 न्यूटन लग जाती 1 सेकंड के लिए, कितने सेकंड के लिए? तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बताओ? फोर्स, टाइम और चेंज इन मोमेंटम में कोई रिलेशन पता आपको? बताओ भी। एक फॉर्मूला तो फोर्स का ये है, और कोई फॉर्मूला होता है जिसमें चेंज? F इक्वल टू फोर्स कितनी है? 100, टाइम कितना है? 1 सेकेंड, तो डेल्टा पी क्या आएगा? 100 न्यूटन सेकेंड। कौन सी ऑप्शन होगी? बी। तो लग गया पता? 2 केस स्टडीज कर ली हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि पेपर में ये दोनों में से कोई एक आ जाए या दोनों ही आ जाए। ठीक है, तो दोनों नोट कर लो। ठीक है जी, कोई डाउट है ਇਹਦੇ बैंकिंग ऑफ रोड आ गया, 3rd केस स्टडी। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसकी डेरिवेशन भी मैंने करवाई हुई है, पेपर में डेरिवेशन भी आ सकती है। लिख लो, डेरिवेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड लिख लो, मैंने कल भी लिखवाया था आपको। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 मार्क क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड्स। रोड बैंक है, गाड़ी ट्रैवल कर रही है, कौन कौन सी फोर्स लग रही है? नीचे क्या लग रहा है? वेट। अब अगर ऐसे बॉडी पर तो नॉर्मल एक्शन क्या होता है? अगर बॉडी ऐसे हो तो नॉर्मल एक्शन क्या होता है? यही हुआ यहाँ पे, कंपोनेंट आ गया r cos थीटा ऊपर r sin थीटा, मीन्स टुवर्ड सेंटर कौन है? r sin थीटा। गाड़ी जब टर्न करेगी ऐसे, स्किड कहाँ को करेगी? बाहर को टायर स्किड करेंगे, फ्रिक्शन कहाँ लगेगी? तो ये वाला वेक्टर कौन है? फ्रिक्शन। ये कौन है? फ्रिक्शन के भी 2 कंपोनेंट आ गए, एक इधर एक नीचे। अब आप देखो, r sin थीटा और f cos थीटा दोनों ही क्या कर रहे हैं? बॉडी को टुवर्ड सेंटर लेके जा रहे हैं। दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्किडिंग। स्किडिंग कहाँ हो रही है? इस साइड। फोर्सेज ये कहाँ लग रही हैं? ऑपोजिट। ठीक है, हो गया क्लियर? अब क्वेश्चन करते हैं। कहता है फिनोमिना ऑफ रेजिंग, किसको रेज कर रही हैं यहाँ पे? इनर एज, सेंटर के आउटर एज? आउटर एज। बिल्कुल सिंपल है, हो जाएगा क्लियर? लिख लो, बैंकिंग रोड में ऑलवेज आउटर एज इज रेज्ड। लिख लो, याद रहना चाहिए आपको। विच एज टू बी रेज्ड? आउटर एज। ठीक है। सेकेंड, नॉर्मल डायरेक्शन आर कहाँ लगा है? वेट नीचे है, वेट पक्का पता नीचे है, नीचे है ना वेट। इस केस में जो नॉर्मल डायरेक्शन था वेट के ऑपोजिट था कि उसके साथ इंक्लाइंड ऐसे था? डायग्राम में देखो, बिल्कुल वेट के ऑपोजिट है। 4 ऑप्शन है, अलोंग द सरफेस, सरफेस के साथ है, ऊपर नीचे। वेट के ऑपोजिट, वेट अगर ऐसे है तो ये बिल्कुल ऊपर है। परपेंडिकुलर टू
कॉन्टेक्ट सरफेस है, एनी आर्बिट्ररी डायरेक्शन। बिल्कुल सी। बट देखो ये सरफेस है, नॉर्मल डायरेक्शन क्या है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सी ऑप्शन। कल हमने इस अगर लेवल्ड होता, बिल्कुल ठीक है, अगर लेवल्ड होता और वो भी कार होती, कभी हमने लेवल रोड पे कार को ऐसे ऊपर नीचे होते देखा है, बाइसिकल ऐसे होता है ना, तब भी प्रॉब्लम आनी है। बट अगर कार ऑन लेवल रोड हो तो वेट नीचे, नॉर्मल एक्शन। अच्छा, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड किया है? लर्न कर लो, रट्टा लगा लो इस चीज़ में। डायग्राम में क्लियर है ये? इस क्वेश्चन के डायग्राम में सारे आंसर हैं ना, जितने ही बड़े हैं। उसके बाद ये डेरिवेशन है, कहते किस स्पीड पे बैंक रोड को राउंड करें, नो फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन ना हो, बेटे उसका फॉर्मूला लर्न कर लो। अगर फ्रिक्शन नहीं है ना, ये फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टैन थीटा। कितना होता है? वी स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टैन थीटा। ये वाला फॉर्मूला लर्न कर लो, ये डेरिवेशन भी है। इस केस में फिर कौन सी ऑप्शन आएगी? स्पीड निकालनी हो तो यहाँ पे स्पीड निकालो, क्या आएगा? आर जी टैन थीटा स्क्वायर रूट, बी ऑप्शन लिख लो। ये विदाउट फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन के साथ तो बड़ा लेंथी सा आंसर है, वो मैंने डेराइव किया हुआ है। ठीक है, न्यूमेरिकल आ गया। बैंकिंग एंगल भी दिया हुआ है। फिफ्थ क्वेश्चन में 300 मीटर क्या है? 300 मीटर क्या है? रेडियस। और एंगल कितना है? और म्यू कितना है? 0.2। तो कुछ ऐसा आंसर आता है ये। ये फॉर्मूला लर्न करो। ये भी बैंकिंग वाला ही है, बट ये कब है? फ्रिक्शन के साथ, और ये कब है? विदाउट फ्रिक्शन। इस केस में यहाँ पे सॉरी स्पीड आनी है। बताइए, म्यू की वैल्यू 0.2 है, आर की वैल्यू 300, जी 10, tan 15 कैसे निकालेंगे? हाउ टू कैलकुलेट tan 15? पता है किसी को? आजा आजा इधर आ, जल्दी आ, सॉल्व करके दे, सॉल्व कर। tan 45 माइनस 30 क्या फॉर्मूला होता है? नहीं, फॉर्मूला tan a माइनस b का फॉर्मूला की होता है? 1। वेरी गुड, बैठो बैठो, बिल्कुल ठीक है। बेटे tan 45 माइनस 30 का फॉर्मूला क्या है? 1 माइनस, कॉपी पे लिख लो, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री में है। और मैथमेटिकल टूल्स में मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको, तब मैंने ये निकाल के बताया था कि पेपर में अगर tan 75 आ जाए प्रोजेक्टाइल मोशन में, या tan 15 आ जाए, या tan 105 आ जाए, कैसे निकालना है? तो बैंकिंग में तो एंगल बड़ा कम होता है, 15 डिग्री के अराउंड ही होता है, तो ऐसे करना आपने, तो निकाल लोगे वैल्यू सारी, कैलकुलेशन आपने करनी है। ठीक है, नोट करो। मैंने ये सब थोड़ा लेंथी हो गया बिकॉज म्यू दे दिया, अगर म्यू ना देते तो थोड़ा ईजी हो जाना था। दोनों फॉर्मूले लिख लेना, विदाउट फ्रिक्शन, विद फ्रिक्शन। ये सेफ स्पीड है। जब भी हम टर्न लेते हैं ना हाईवे पे, तो वहाँ पे स्पीड साइन होता है 30, 40, 50, 60। वो क्यों स्पीड साइन होता है? उन्हें ऑलरेडी कैलकुलेट किया होता है उस रोड का म्यू कितना है, वहाँ पे थीटा कितना है, रेडियस कितना है, उससे सेफ स्पीड पहले ही काउंट की हुई है। अगर आप उस सेफ स्पीड से कम चलाओगे तो बच जाओगे, ज़्यादा चलाओगे तो देयर आर मच चांसेस कि आपकी गाड़ी स्किड कर जाए। चलो छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए उन 2 मार्क। बेटे कौन सी फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स द मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेन्ड इन द बॉडी? एक बॉडी कितना मूव कर सकती है या मूव कर रही है, उसका मेजर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी करती है? मोमेंटम। वेरी गुड, लिख लो कॉपी पे। मोमेंटम कंटेन्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन। मोमेंटम कंटेन्ड द क्वांटिटी ऑफ मोशन। बॉडी के अंदर कितना मोशन हो सकता है, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? मोमेंटम कहने हैं। ठीक है, लिख गया पता? ऑल्सो ड्रॉ ग्राफ। डेफिनेशन पहले पूछ ली, अब क्या कह दिया?
कहते हैं इस क्वांटिटी वेलोसिटी और मास क्या है कांस्टेंट, उसका ग्राफ बनाओ। बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? mv होता है। बताओ ग्राफ कैसा बनेगा फिर? y इक्वल टू एम एक्स पढ़ा ना आपने, लाइन इक्वेशन यही होती है। तो ये भी क्या है? p इक्वल टू, तो पेपर में 2 मार्क क्वेश्चन आ सकता है ये वाला। इस दोनों में डेफिनेशन नहीं आई, प्रेडिक्ट करना था और ग्राफ बनाना था। ड्रॉ कर लो भाई। न्यूटन सेकंड लॉ की एग्जांपल बताओ, कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हो? क्या क्या काउंट करने के लिए यूज़ करते हो न्यूटन सेकंड लॉ? नेट फोर्स काउंट करते हो पहले, ठीक है। इम्पल्स काउंट करते हैं, बस लिख दो नेट फोर्स एंड इम्पल्स। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इम्पल्स, वो तो पता ही है। अच्छा, कब हम फोर्स को छोड़ के इम्पल्स काउंट करना शुरू कर देते हैं? टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो, बहुत कम लिख लो। वेन एवर टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट या टाइम ड्यूरेशन या टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल, वेन एवर टाइम इंटरवल इज वेरी स्मॉल देन विल कैलकुलेट इम्पल्स। लिख लो, लिख ला बेटे, लिख ला, कॉपी तो बना ला, ठीक है बेटे। क्रिकेट प्लेयर अपना हैंड क्यों लोअर करता है कैच करते टाइम? वाई इट लोअर डाउन इट हैंड? टाइम को क्या करते हैं? इंक्रीज, फोर्स को कर देते हैं डिक्रीज। न्यूटन थर्ड लॉ क्या होता है? बस, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, बट दे एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज।